नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि तेलंगाना में रेवंत रेड्डी नए चीफ मिनिस्टर होंगे। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी के नाम का ऐलान किया। साथ ही यह भी कहा कि तेलंगाना में एक आदमी का राज नहीं होगा, कलेक्टिव लीडरशिप चलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने अभी अपनी जीत वाले 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपनी हार बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा है। तीनों राज्यों में बीजेपी की भारी जीत के बाद आज कांग्रेस ने इस जीत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कल अपनी हार स्वीकार करने वाले कमलनाथ ने भी आज पैंतरा बदला, कहा चुनाव में हेराफेरी हुई है। भोपाल में कांग्रेस के जीते और हारे हुए उम्मीदवारों की मीटिंग में कमलनाथ और दिग्विजय ने अपनी पार्टी के नेताओं को हिदायत दी कि हार को स्वीकार नहीं करना है, इस हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना है। लेकिन बीजेपी की जीत पर सबसे गिरा हुआ बयान दिया डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने। पार्लियामेंट में एक बहस के दौरान सेंथिल कुमार ने कहा, बीजेपी जिन 3 राज्यों में चुनाव जीती है वो गौमूत्र स्टेट्स हैं। सेंथिल कुमार के बयान पर चारों तरफ से तीखे हमले हुए। बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान कहा। केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जनता डीएमके और कांग्रेस को गौ माता का अपमान करने के लिए सबक सिखाएगी। जब बात हाथ से निकलने लगी तो कांग्रेस के फॉर्मर एमपी मिलिंद देवड़ा ने गौ माता पर इस तरह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस के एक और एमपी कार्ति चिदंबरम ने सेंथिल कुमार से अपना बयान वापस लेने को कहा, लेकिन सेंथिल कुमार अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। सबसे पहले मैं आपको सेंथिल कुमार का लोकसभा में दिया गया वो बयान सुनवाता हूं, जिस पर सियासी घमांड छिड़ गया, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की एक ही ताकत है, चुनाव जीतना, और भी खास तौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में, जिनको हम गौमूत्र राज्य कहते हैं, वो दक्षिण में नहीं जीत सकते हैं। आप देखिए कि दक्षिण के सारे राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के नतीजे क्या रहे हैं। तो हम वहां बहुत मजबूत हैं। ऐसे में हमें हैरानी नहीं होगी अगर आप इन सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे और पर्दे के पीछे से वहां राज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आप वहां पर पांव जमाने और इन सभी राज्यों पर नियंत्रण करने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार का यह बयान बेहद ही आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। वो संसद में खड़े होकर वोटर के फैसले पर सवाल उठा रहे थे, जनता की ओपिनियन का अपमान कर रहे थे। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब सदन से बाहर आकर कुछ नेताओं ने उनका सपोर्ट कर दिया। तमिलनाडु की पार्टी एमडीएमके के नेता वाइको ने कहा, सेंथिल कुमार ने जो कुछ कहा वो उससे 100% सहमत है। हाँ, मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने सही बात कही है। हैरानी की बात यह कि डीएमके सांसद ने उत्तर भारत के राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहा, वोटर के विवेक पर सवाल उठाया, फिर भी अखिलेश यादव की पार्टी ने उनका साथ दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा, बीजेपी की पहचान ही यही है, बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है, उनके हिंदुत्व में गौमूत्र भी शामिल है। हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा उनका प्रभाव है, जहाँ पे हिंदुत्व को इस्तेमाल करके लोगों को भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट ले लेते हैं। अब हिंदुत्व में गौमूत्र भी है और भी चीजें हैं, लेकिन खाली गौमूत्र ही नहीं है। डीएमके किसी नेता ने पहली बार सनातन धर्म के खिलाफ बयान नहीं दिया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के बेटे ने भी सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू कहा था। अब डीएमके के सांसद ने उत्तर भारत के राज्यों को गौमूत्र स्टेट कह दिया है, तो जाहिर है बीजेपी की तरफ से करारा जवाब आना था, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना था। सुशील मोदी ने कहा कि इंडी अलायंस हिंदू विरोधी है ही, लेकिन जनता सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, सनातन विरोधी सियासी दलों को सबक जरूर सिखाएगी।
ये लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इसका खामियाजा इनको 3 राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र जो हैं, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म के बारे में टीका टिप्पणी की थी, ठीक उसी प्रकार की ये टीका टिप्पणी है। गौमूत्र को हिंदू पवित्र मानता है और कांग्रेस ने तो गौमूत्र और गोबर को खरीदने का अभियान चलाया था मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर। इस प्रकार की हल्की टिप्पणी करना ये कदापि उचित नहीं है और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाएगी। 2 दिन पहले ही 4 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं। 3 में कांग्रेस की बुरी हार हुई है। कांग्रेस को अंदाजा है कि इन चुनाव में बीजेपी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को, सनातन के अपमान को बड़ा इशू बनाया था। इसका असर चुनाव के नतीजों पर दिखाई दिया। इसलिए जैसे ही सेंथिल कुमार का बयान आया, कांग्रेस के नेताओं ने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी। तमिलनाडु से कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम ने सेंथिल कुमार के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, अनफॉर्चुनेट कहा। कार्ति ने ट्वीट किया कि सेंथिल कुमार ने अनपार्लियामेंट्री और इंसल्टिंग बात कही है, उन्हें फौरन ही माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्द वापस लेने चाहिए। कांग्रेस के एक और नेता मिलिंद देवड़ा ने भी डीएम के सांसद के बयान का विरोध किया, कहा कि गौमाता को इस देश के 1 अरब लोग पूजते हैं। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि डीएमके को समझना होगा, ऐसे बेतुके बयानों से सहयोगियों को नुकसान होता है। और इसके बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सामने आए। उन्होंने कहा कांग्रेस तो गौ माता की पूजा करती है, वो ऐसे बयानों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। देखिए, वो अपनी बात है। मैं इस बारे गौ माता को हम सब अपने श्रद्धा करते हैं। इस बात से हमारे कोई लेना देना नहीं है। कोई इंडिविजुअल कोई सदन के अंदर कोई बात कहते हैं, इसमें हमें क्या लेना देना। हम गौ माता बोलते तो हैं। उन्होंने हिंदी भाषी जो राज्य है उसको गौमूत्र राज्य कहा है। पता नहीं, ये जो कहते हैं उनको पूछिए। भले ही कांग्रेस ने डीएम के सांसद के बयान का विरोध किया, उत्तर के राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहने को अपमानजनक बताया, लेकिन बीजेपी इस मामले में डीएमके और कांग्रेस दोनों को एक साथ लपेट रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कांग्रेस ने अभी 3 राज्यों के चुनाव में हार कर सनातन के अपमान की कीमत चुकाई है। अब अगले चुनाव में जनता इससे भी कड़ा सबक सिखाएगी। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल जी अब दक्षिण भारत उत्तर भारत को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं। जिस शंकराचार्य ने पूरे देश को, वो भी दक्षिण भारत के थे, उन्होंने एक किया, आज उस पर दबाव बना रहे हैं माफी मांगने के लिए। इसका मतलब ये है कि जब स्टालिन के लड़कों ने सनातन को समाप्त करने के लिए कहा था, तो ये इनकी सहमति थी। भूले नहीं, हम गौ को और गौ माता को और गौ माता के मूत्र को भी हम सम्मान करते हैं, पूजते हैं, मुझे इसका फक्र है। लेकिन सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी हल्की बयान न दे। केंद्र सरकार में एक और मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा डीएम के नेता ऐसे बयान कांग्रेस के इशारे पर दे रहे हैं। ये देश गाय, गीता और गंगा का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे। ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करता है, ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा। हिंदुस्तान। जब बयान पर विवाद बढ़ा, प्रेशर पड़ा, तो सेंथिल कुमार ने सफाई दी। कहा वो तो पहले भी उत्तर के राज्यों के बारे में ऐसा कह चुके हैं, सदन के रिकॉर्ड में उनका बयान दर्ज है, लेकिन अगर किसी को एतराज है तो आगे से सावधान रहेंगे, ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी की भावना को चोट पहुंचे।
मैंने पहले भी ये शब्द बोला है, ये बात संसद के रिकॉर्ड में पहले से मौजूद है, वो जाकर रिकॉर्ड में देख सकते हैं। लेकिन तब उन्होंने इसे रिकॉर्ड से नहीं हटाया था, और जब मैंने बोला तो कई सदस्य सदन में थे, गृह मंत्री खुद भी मौजूद थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर भी अगर उनको लगता है कि मैंने गलत बात कही तो अगली बार से ज्यादा सावधान रहूंगा। मगर मुझे लगता नहीं कि मैंने कोई ऐसी बात कही जिसे सदन के रिकॉर्ड से हटाने की जरूरत है। तो उस बयान का मतलब सिर्फ ये था कि कुछ लोग हार्टलैंड कहे जाने वाले राज्यों में वोट पाते हैं, जो हम कहते हैं, उसी के पर्यायवाची के तौर पर मैंने वो शब्द बोला था। जिस देश में गौ माता की पूजा की जाती है, जहां गाय से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हैं, वहां गौ माता का अपमान करना निंदनीय है, शर्मनाक है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, पर बीजेपी की जीत वाले राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहना एक विकृत मानसिकता का परिचायक है। इसे नॉर्थ साउथ में बांटकर देखना एक खतरनाक टेंडेंसी है। डीएमके के नेताओं को अगर यह लगता है कि सनातन का अपमान करके, गौ माता का मजाक उड़ाकर गीता और गायत्री के देश में वो पनप पाएंगे, तो वो गलतफहमी में है। साउथ इंडिया में भी मंदिर हैं, वहां भी सनातन को मानने वाले हैं। दक्षिण में भी गौ माता का सम्मान किया जाता है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि दक्षिण के मंदिरों में कर्मकांड और पूजा के विधि विधान का बेहतर स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे जहर भरे बयान काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं। यह तो अच्छा होगा कि कांग्रेस के नेताओं ने समय रहते इस तरह के बयान से किनारा कर लिया, डीएमके का साथ नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की जीत को ईवीएम की गड़बड़ी बताकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर दी। असल में आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता अपनी हार का एनालिसिस करने के लिए इकट्ठे हुए थे। विधायकों, हारे उम्मीदवारों और सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई थी। जीतने वाले विधायकों और हारे उम्मीदवारों से कहा गया कि सारे लोग हार का कारण बताएं, हर नेता अपनी अलग अलग रिपोर्ट बनाकर दे। लेकिन विधायकों और उम्मीदवारों की रिपोर्ट आने से पहले ही कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने हार की वजह बता दी। दिग्विजय ने कहा उनकी पार्टी ईवीएम की वजह से हारी, ईवीएम से छेड़खानी की गई, कांग्रेस के वोट घटाए गए, बीजेपी के वोट बढ़ाए गए और नतीजा कांग्रेस के खिलाफ आ गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस जीती, ईवीएम में बटन कांग्रेस के सिंबल पर दबा और जीत गई बीजेपी। दिग्विजय ने कहा ईवीएम को हैक किया जा सकता है। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है, तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती नहीं, है, आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। तो अगले चुनाव में लेकर सर आप लोग क्या करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में 24 में जब इस तरीके से आप ईवीएम का सवाल उठा रहे हैं? इस बारे में हमें इलेक्शन कमीशन मिलने का मौका भी नहीं दे रहा। हालांकि मीटिंग के बाद इस मामले में कमलनाथ खुलकर नहीं बोले। बाहर आकर उन्होंने कहा सबको पता है क्या हुआ। कमलनाथ ने कहा एग्जिट पोल भी तय थे और नतीजे भी तय थे। ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ।
कमलनाथ भले कैमरों के सामने खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन मीटिंग में उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस को हराया गया है, ईवीएम के जरिए साजिश हुई है, अब ईवीएम के इस्तेमाल का विरोध होना चाहिए। मीटिंग में पहुंचे कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि कमलनाथ ने मीटिंग में कहा कि वो परेशान ना हो, निराश ना हो, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी जनता का सपोर्ट है। माननीय कमलनाथ जी ने तो यही कहा कि हमारी हार जो हुई है उसका बहुत बड़ा कारण है ईवीएम मशीन की गड़बड़ी। और आज के दौर में मशीनों के द्वारा क्या नहीं होता, कहीं से रिमोट दबा हुआ हो तो कहीं से परिणाम हो जाते हैं, बदले जा सकते हैं। तो ईवीएम मशीन को एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पाश्चात्य देशों में अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सारे जो देश हैं, जापान जो एशिया का है, ये यहाँ पे जब ये नहीं होते, मशीनों से चुनाव नहीं होते, तो हमारे यहाँ पे ये प्रक्रिया क्यों होना चाहिए भारत देश में। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरेरिया ने तो और भी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बहुत स्मार्टली काम किया, स्ट्रेटेजी के साथ काम किया, इसलिए सारी ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की। बरैया ने कहा बीजेपी ने कुछ सीटों पर विपक्ष को भी जिता दिया, तेलंगाना में कांग्रेस को जिता दिया, जिससे कोई ईवीएम पर सवाल उठाए तो कह दें ईवीएम हैक हुई तो तेलंगाना में कांग्रेस कैसे जीत गई। बीजेपी इतनी नादान पार्टी, इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के हाथों से सरकार छीन ले जाना। क्या आप उसके दिमागी तौर से कमजोर मानते हैं? ठीक बात। तो क्या वो इतना नहीं जानते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना, किसको जीतने देना है? अच्छा। ये भी जानते हैं वो। मतलब बीजेपी ने चुन चुन के जिताया है। देखिए, जब चोर होता है वास्तव में चोरी करता है, वो चोरी करके भाग जाता है। लोग कहते हैं चोर है, लेकिन वो अपने आप को चोरी करने के बाद भी साहूकार घोषित करे तो फिर भगेगा नहीं। वो कुछ ऐसे काम करेगा जैसे उन्होंने तेलंगाना छेड़ी नहीं, तो अरे कि तेलंगाना कैसे जीत गई? अगर आपका ये बात सही है कि बीजेपी इससे जीत रही है तो तेलंगाना कैसे जीत गई? ये कहने का मौका मिला कि नहीं आप जैसे बुद्धिमान लोगों को? मतलब जहाँ कांग्रेस जीत जाएगी वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस जहाँ जीत गई तो वहाँ ईवीएम उन्होंने छेड़ी नहीं है। अच्छा। जानबूझ करके, क्योंकि सब जगह छेड़ देंगे तो चोर नहीं कह जाएंगे। अच्छा। चोर चोरी करके भागता है। लेकिन एक चोर ऐसा होता है जो चोरी करने के बाद अपने आप को साहूकार भी घोषित कराना चाहता है और चोरी भी कर ले जाता है। वो ऐसे काम करता है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका खुद का नेचुरल वोट इतना उसके पास नहीं है कि मध्य प्रदेश में वो 50 एमएलए भी जीत सके। मोटी बात यह कि कांग्रेस के नेता इस हार को पचा नहीं पाए, बीजेपी की जीत को मानने के लिए तैयार नहीं है। रिजल्ट आने के एक दिन बाद खुद कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। चारों राज्यों को मिला दे तो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तो ट्वीट करके बताया कि कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में कोई खास अंतर नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो कैमरे पर आकर आंकड़े गिना दिए कि कांग्रेस को बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले। अगर सारे वोट गिने जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्बत भाजपा के। मतलब ज्यादा लोग हमारी बात से सहमत हैं, हमारी विचारधारा में यकीन रखते हैं। तीसरी बात, कांग्रेस को औसतन 40% वोट इन सब राज्यों में मिला है, जो बीजेपी के बिल्कुल आसपास और बराबर है। और चौथी और सबसे जरूरी बात 2003 की है, जब इंडिया शाइनिंग था और ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे, लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है। अब देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि उसको बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, दूसरी तरफ वो कह रही है कि हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी जिम्मेदार है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी तो कमलनाथ के छिंदवाड़ा में कांग्रेस 7 की 7 सीटें कैसे जीत गई? कांग्रेस ईवीएम का सवाल उठा रही है। वो तो हमेशा रोते ही हैं, चुनाव के बाद यही करते हैं। ईवीएम था तो छिंदवाड़ा में 7 सीटें कैसे जीत गए वो? दिग्विजय सिंह का यह कहना कि ईवीएम में कांग्रेस सिंबल का बटन दबा पर वोट बीजेपी को पड़ा, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। शिवराज सिंह ने सही सवाल पूछा, अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो कमलनाथ के इलाके में कांग्रेस 7 सीटें कैसे जीत गई? कोई पूछे क्या तेलंगाना में कांग्रेस ईवीएम में गड़बड़ी करके जीती है?
कुछ महीने पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत क्या ईवीएम में हेराफेरी करके हुई थी? अपनी हार को स्वीकार न करना दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की पुरानी आदत है। कांग्रेस जब तक अपनी हार के कारण का ईमानदारी से आत्मविश्लेषण नहीं करेगी, तब तक वो समझ ही नहीं पाएगी इन राज्यों में जनता ने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया। कांग्रेस को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि लोगों ने उनके वादों पर भरोसा क्यों नहीं किया और मोदी की गारंटी पर विश्वास क्यों किया। अगर इस बात को नहीं समझे तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे और कांग्रेस का साइज और छोटा होता जाएगा। लेकिन बीजेपी की दुविधा कुछ और है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बीजेपी ने इस बार किसी को सीएम कैंडिडेट घोषित किए बिना चुनाव लड़ा था, इसलिए हर कोई सवाल पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। शिवराज को फिर मौका मिलेगा या फिर किसी और नेता को कमान दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान पिछले 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी की जीत में शिवराज के चेहरे का भी असर रहा। लेकिन शिवराज की सीएम के पद पर दावेदारी वो करने से बच रहे हैं और इसके बजाय वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जीत के लिए आभार जता रहे हैं। कल वो एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे, आम लोगों से बात की थी, जिताने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया था। आज शिवराज लाडली बहना स्कीम की बेनिफिशियरीज के साथ लंच करने के लिए गए। हालांकि उनसे पूछा गया क्या वो मुख्यमंत्री पद पर हाईकमान से चर्चा के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो शिवराज ने साफ इनकार किया। शिवराज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उनका अगला टारगेट 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें पार्टी को जिताने का है, इसलिए वो आज से इस मिशन पर लग गए हैं और कमलनाथ के चुनाव क्षेत्र छिंदवाड़ा जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां एक भी विधानसभा सीट नहीं जीत सकी। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। जिस छिंदवाड़ा विधानसभा में हम विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, कल मैं वहां जा रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने। इससे पहले शिवराज चौहान ने अपने ऑफिस से एक बयान जारी करके कहा था कि वो न तो पहले सीएम की रेस में थे और न ही अब हैं। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो भी काम देगी वो करेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने के बाद कुछ लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को क्रेडिट दिया था, लाडली बहन योजना को क्रेडिट दिया था, लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने उस पर सवाल उठाए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यह जीत सिर्फ और सिर्फ मोदी की है। भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में ठीक है, आप लोग कुछ दरबारी पत्रकार ये स्थापित करने में लगे हुए हैं, तो जरा उनको समझना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या थी, क्या नहीं थी, राजस्थान में थी, क्या नहीं थी, और तीनों जगह क्या था, मोदी जी का नेतृत्व। तो मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही हम जीते। बीजेपी के कई और नेताओं ने भी इसी तरह की बात की।
और जीत के क्रेडिट को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की वो शुभ लक्षण नहीं दिखाई दिए। मुख्यमंत्री कोई भी बने, सबको मान लेना चाहिए कि एमपी की जनता ने नरेंद्र मोदी पर भरोसा किया, मोदी की गारंटी पर यकीन किया, मोदी के नाम पर वोट दिया। शिवराज सिंह के 18 साल के राज को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और न ही अमित शाह की रणनीति को और न ही जेपी नड्डा के संगठन की क्षमता को कम करके आंका जाना चाहिए। लेकिन ये सब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पहिए हैं। अब मोदी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, सबको उसके पीछे चलने के लिए तैयार रहना चाहिए और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लोकसभा चुनाव में दौड़ाने के लिए जुट जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में अभी भी मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। राजस्थान बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज दिल्ली से जयपुर आकर लोगों से मुलाकात की। ये दोनों कल पार्टी के विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे। इन मीटिंग्स के लिए 2 दिन का यानी बुधवार और गुरुवार का वक्त रखा गया है। माना जा रहा है कि राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के नाम के ऐलान में अभी वक्त लगेगा। विधायक दल की मीटिंग का शेड्यूल अभी तय नहीं है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए वीकेंड तक का इंतजार हो सकता है। हालांकि नाम पर आखिरी मोहर बीजेपी हाईकमान को लगानी है। आज जयपुर पहुंचने के बाद अरुण सिंह ने भी यही बात कही। जो फैसला ले लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला ले लेगा, वही सबको मान्य होता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीते हैं। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला ले लेगा पार्लियामेंट्री बोर्ड, वही सभी को मान्य। ये बात बीजेपी के विधायक और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी जानते हैं कि फैसला हाईकमान को करना है। लेकिन वसुंधरा राजे अलग अंदाज में अपनी दावेदारी का मैसेज भेज रही हैं। वसुंधरा राजे ने कल बीजेपी के कई विधायकों से मीटिंग की थी। करीब 20 से ज्यादा विधायकों को अपने घर बुलाया था। आज भी बीजेपी के कुछ विधायकों की वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई। उनका कहना है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का सबसे पॉपुलर फेस हैं, इसलिए चीफ मिनिस्टर उन्हें ही बनाना चाहिए। वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता थी, है और रहेगी। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, मुख्यमंत्री का पद शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जिसको भी पार्टी का नेतृत्व तय करेगा उसको सब सिरोधार्य लेंगे। लेकिन आप और तमाम विधायक जिस तरीके से वसुंधरा के बंगले पे जा रहे हैं, वसुंधरा जी सर्वमान्य नेता है, जनता की आवाज है वसुंधरा जी, पर निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व करेगा। राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन नए मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और ये चुनौती आज एक अलग रूप में नजर आई। राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल उठे। आज जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेवा के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह की हत्या जयपुर के श्यामनगर इलाके में उनके घर में जाकर की गई। दोपहर करीब 1:30 बजे 3 हत्यारे उनके घर पहुंचे, उनसे मिलने की बात की। चूंकि सुखदेव सिंह सामाजिक संगठन के अध्यक्ष थे, उन्होंने सोचा कोई अपनी समस्याएं लेकर आया है। करीब 10 मिनट तक तीनों हत्यारे उनके ऑफिस में बैठकर बातें करते रहे और इसके बाद उन्होंने सुखदेव सिंह पर गोलियां बरसा दी। सुखदेव सिंह के साथ उनके 2 प्राइवेट बॉडीगार्ड भी थे, जिनमें से एक को गोली लगी है। सुखदेव सिंह और उनके बॉडीगार्ड को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सुखदेव सिंह को बचाया नहीं जा सका। चूंकि उनके बॉडीगार्ड की तरफ से भी सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई, जिसमें एक हत्यारा मारा गया। ये तीनों लोग एक एसयूवी से आए थे और जो हत्यारा मारा गया वो इस गाड़ी को चला कर लाया था। यही वजह है कि सुखदेव सिंह की हत्या करने के बाद जब ये लोग भागे तो पहले उन्होंने एक कार छीनने की कोशिश की। जब कार वाला नहीं रुका, इन्होंने एक स्कूटी छीनी और उस पर बैठकर फरार हो गए। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10 से 1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10 से 1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया। वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है
और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो हम जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था सर? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर ने ली है। रोहित गोदारा के मुताबिक सुखदेव सिंह उनके राइवल गैंग के लोगों की मदद करते थे, इसलिए उनकी हत्या की गई। रोहित गोदारा खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताता है और उसका कहना है कि अभी कुछ और लोगों का मर्डर किया जाएगा। राजस्थान के डीजीपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा की सरकार से भी मदद मांगी गई है। संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के, वहां दबिश दी जा रही है। पड़ोसी जिलों में और बीकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के कॉन्टैक्ट्स हैं उन पे भी दबिश दी जा रही है। और हरियाणा डीजी साहब से भी हमने बातचीत कर उनका भी सहयोग मांगा है। रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। ये अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे। रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी तो ली है, लेकिन सुखदेव सिंह के समर्थकों को इस पर भरोसा नहीं है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजस्थान में राजपूतों के बड़े नेता थे। युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ थी। लंबे समय तक वो राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े रहे। पद्मावत फिल्म पर जब विवाद चला था, इस दौरान उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मारा था। करणी सेना से विवाद होने के बाद सुखदेव सिंह ने राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अपना अलग संगठन बना लिया था। आज जैसे उनकी हत्या की खबर आई तो राजस्थान के कई शहरों में प्रोटेस्ट हुए। सुखदेव सिंह के समर्थकों का कहना है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा जांच को गुमराह करने के लिए हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। इस मर्डर के पीछे सियासी साजिश है और उसकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों का यह भी कहना है कि सुखदेव सिंह की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 साल से प्रशासन से रिक्वेस्ट की जा रही थी, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवाई गई, जिसका नतीजा आज उनकी हत्या के तौर पर सामने आया। मतलब राजपूत समाज को टारगेट करके जो हत्याएं की जा रही है, इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। और हर बार ये षड्यंत्र है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र है। क्योंकि अगर इसको इस तरह से अगर कोई दुश्मनी होती या फिर कोई कोई गैंगस्टर होते तब तो हम मानते हुए दुश्मनी है। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अभी चल रहा है प्रचलन में कि गोदारा जिम्मेदारी ले रहा है, वो कोई उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए बोलते रहते हैं। करणी सेना के नेताओं ने यह भी कहा कि इस बार राजस्थान के चुनाव में राजपूतों ने बीजेपी को जमकर वोट दिया है और अब बीजेपी को भी साबित करना होगा कि वो राजपूतों के खिलाफ अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी। करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने कहा, बीजेपी की नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले अपराधियों का एनकाउंटर हो जाना चाहिए, तभी सरकार पर उनका भरोसा बढ़ेगा। करणी सेना ने कल राजस्थान बंद की कॉल दी है। और जिन लोगों ने मारा उनका इनकाउंटर हो बकायदा, तब तक यहाँ सरकार का जो भी मुख्यमंत्री का चेहरा है वो हम लोग नहीं आने देंगे। अगर कोई शपथ लेना चाहता है तो राजपूत समाज को और उनके जुड़े हुए जितनी भी जाति है उनको पूछ के लेंगे। उन्होंने मारा, उनके साथ जो मरा है, अगर उनको भी मौत मिलेगी, इनकाउंटर मिलेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। न्याय का मतलब यहाँ हम लोग को चंदा चीटी करने के लिए या उसको मुआवजा दिलाने के लिए नहीं बैठे। हम लोग चाहते हैं मौत का बदला जान का बदला जान, और बाकायदा इनकाउंटर। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ किसी भी दुर्दांत आतंकवादी को नहीं छोड़ रहा, तो फिर यहां भी तो बीजेपी की सरकार आई है, वो उनकी तर्ज पे काम क्यों नहीं कर रहे? और अगर ये फेल है इसमें, तो हमें तो योगी दे दीजिए। अगर बीजेपी राजपूत को चाहती है, राजपूत ने अब की बार वोट देके जिताया, पिछली बार हमने हराया था, अब की बार वोट देके बहुमत से जिताया है, तो हमें न्याय मिले, और न्याय मुख्यमंत्री से घोषणा होने से पहले मिले और फिर बाद में मुख्यमंत्री घोषणा हो। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी भी नहीं है और उससे पहले ही राजधानी जयपुर में इतनी बड़ी वारदात हो गई, तो बीजेपी नेताओं का टेंशन में आना लाजमी है। यही वजह है कि सुखदेव सिंह के मर्डर पर वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर सबका रिएक्शन आया। सबने घटना की निंदा की।
शेखावत ने कहा, अपराधियों को जल्द से जल्द उनकी की सजा दी जाएगी। जिस तरह से राजस्थान में गैंग वॉर्स पनपी हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया, ये उसी का दुष्परिणाम है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। हालांकि राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। कांग्रेस ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बीजेपी बहुत शोर मचाती थी, लेकिन जिस तरह से यह वारदात हुई है उससे साफ है आने वाले दिनों में राजस्थान में क्या होने वाला है। मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के आमद की शुरुआत, हमें तैयार रहना चाहिए। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, पर अगर भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत ऐसी है तो आगे चलकर क्या क्या होगा। जरा सी घटना होती थी, तत्काल 4 घंटे 5 घंटे में अशोक गहलोत जी रिजल्ट देते थे। आप देखिए इसमें क्या होता। चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में महिलाओं की असुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर के खराब हालत को बड़ा मुद्दा बनाया था। इसको लेकर के अशोक गहलोत पर अटैक किए थे। वोटर से बीजेपी के नेताओं ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी तो राजस्थान में हालात सुधरेंगे, कानून का राज कायम होगा। बीजेपी के नेताओं ने राजस्थान में यूपी का उदाहरण दिया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को खत्म करने की नजीर पेश की और गैंग वॉर के चलते हुए इस मर्डर के बाद वोटर्स की उम्मीद होगी कि बीजेपी राजस्थान में जल्दी से जल्दी नया मुख्यमंत्री तय करे और मुख्यमंत्री ऐसा हो जो राजस्थान को माफिया और अपराधियों से मुक्त कर सके। 3 दिसंबर को जिन 3 राज्यों में बीजेपी जीती थी, वहां मुख्यमंत्रियों के नामों को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है, लेकिन तेलंगाना में जहां कांग्रेस की जीत हुई थी वहां तस्वीर आज साफ हो गई। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये वैसे भी एक्सपेक्टेड था और आज कांग्रेस आलाकमान ने उनके नाम पर मोहर लगा दी। रेवंत रेड्डी परसों यानी 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण में किस किस को बुलाया जाएगा, क्या सिर्फ कांग्रेस के नेता जाएंगे या इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को बुलाया जाएगा, यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसका ऐलान आज हो गया। रेवंत रेड्डी का बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है। एक जमाने में उन्होंने कसम खाई थी वो केसीआर को कुर्सी से हटाकर रहेंगे और इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी कसम पूरी कर दी। स्टूडेंट डेज में रेवंत रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के मेंबर थे। एक जमाने वो केसीआर के साथ थे। जब केसीआर की पार्टी का नाम बीआरएस था, उन्हें केसीआर का खास आदमी माना जाता था। साय की तरह वो केसीआर के साथ रहते थे। रेवंत रेड्डी एक केस में जेल गए। जिस दिन उन्हें अरेस्ट किया गया उस दिन उनकी बेटी की शादी थी और वो इस बात से बहुत आहत हुए। केसीआर ने इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं की थी। नाराज होकर उन्होंने केसीआर की पार्टी छोड़ दी और कसम खाई वो केसीआर को कुर्सी से हटाकर ही दम लेंगे। फिर वो तेलुगु देशम में शामिल हुए, एमएलए चुने गए। 5 साल पहले रेवंत रेड्डी टीडीपी छोड़कर कांग्रेस में आए। उनकी संगठन की क्षमता को राहुल गांधी ने पसंद किया। कांग्रेस ने रेवंत रेड्डी को स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट बनाया। रेवंत रेड्डी ने केसीआर से बदला लेने के लिए जान लगा दी। अब वो केसीआर की कुर्सी पर बैठेंगे। केसीआर को उनकी बात, उनकी प्रेजेंस हर पल कांटे की तरह चुभेगी।
दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस के गठबंधन की मीटिंग अब नहीं होगी। पहले ममता बनर्जी ने मना किया, फिर नीतीश कुमार पीछे हटे, फिर अखिलेश यादव ने आने से इनकार किया और अब स्टालिन के मना करने के बाद इंडिया गठबंधन के बड़े लीडर्स की कल होने वाली मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। हालांकि विपक्षी दलों के पार्लियामेंट्री पार्टीज के नेता कल शाम मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मिलेंगे, लेकिन बड़े नेताओं की बैठक बाद में होगी। चूंकि विपक्षी दलों के बड़े लीडर्स की मीटिंग खड़गे ने बुलाई थी, इसलिए आज उन्हीं के तरफ से उनके दफ्तर के कोऑर्डिनेटर गुरदीप सप्पल ने बताया कि अब विपक्ष के बड़े नेताओं की बैठक दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी और तारीख ऐसी चुनी जाएगी जो सबके लिए कन्वीनियंट हो। असल में जैसे ही 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की मीटिंग की बात सामने आई, सबसे पहले ममता बनर्जी ने मीटिंग आने से इनकार किया और कहा इस मीटिंग के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन की तरफ से कहा गया कि वो साइक्लोन में फंसे हैं, इसलिए नहीं आ पाएंगे। चर्चा ये शुरू हो गई कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार तीनों नाराज हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी तो पहले ही कह दिया था कि वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगी, लेकिन कांग्रेस को अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए, अहंकार छोड़ना चाहिए। अलायंस का एक मीटिंग होना था, हमने सुना वो डिफर्ड होने जा रहा है, तो ममता दीदी तो कल बोल दिया था प्रॉपर टाइम में उनका पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो दूसरे सीनियर लीडर्स भी थोड़ा उनका जो कहना है कह दिया। हमारा ये वी आर कॉन्फिडेंट विद दिस इंडिया। अगर कांग्रेस ये जमींदारी जो मेंटालिटी है वो छोड़ के प्रॉपर सीट एडजस्टमेंट करके और सीनियर जो है ममता दीदी और जो सीनियर लीडर्स है उनका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करके प्रॉपर स्पिरिट के साथ, इंडिया अलायंस का स्पिरिट के साथ अगर मैदान में उतरा तो लोकसभा में भाजपा को हराना ये मुमकिन है। जब बीजेपी को पता चला कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में आने से इनकार कर दिया तो मौका मिला। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा ममता नाराज नहीं है, 2024 से पहले ही बीजेपी से डर गई हैं, इसलिए मीटिंग में आने से बच रही हैं। नाराजगी नहीं, ममता बनर्जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, वो समझ चुकी है कि नेशनल लेवल पे मोदी जी के सामने सामना करने वाला कोई चेहरा इस अलायंस के पास है ही नहीं, तो इससे पहले मुंह काला हो जाए बाकी कांग्रेस के साथ जुड़े रहने से, तो आप पहले ही भाग लो। इंडिया अलायंस का हालत ही ऐसा है कि अलायंस के अंदर कौन है, किस लिए है, तो किसी को भी पता नहीं। क्या टारगेट है? टारगेट एक ही है, मोदी जी को हटाना है, बाकी तो कुछ नहीं है। देश में डिफरेंट जगह में पिकनिक होता रहता है। पारिवारिक पार्टी है, अपना परिवार के लोगों को देखते देखते ऊब जाते हैं तो दूसरे परिवार को देखने के लिए एक साथ जमा हो जाते हैं। बनर्जी परिवार के भी पवार परिवार को देख लेते हैं पिकनिक के टाइम, गांधी परिवार को देख लेते हैं, भाई भरसा चलता है। आके बाकी तो अपना ही पार्टी है, परिवार वाला पार्टी है, चेहरा देख देख के ऊब जाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ममता बनर्जी का नहीं है, नीतीश कुमार भी मीटिंग में नहीं आ रहे। आज उनकी पार्टी के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कांग्रेस पहले तो खुद को सबसे बड़ा समझ रही थी, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हारने के बाद उसे अलायंस की याद आ गई। आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई, ये ठीक नहीं था। कहीं न कहीं कांग्रेस ने बहुत लेट कर दी। 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने के बाद अचानक उन्होंने घोषणा की और अपने सारे साथियों की उनकी याद आई। कहीं न कहीं ये कांग्रेस कर क्या रही है कि राज्यों में जिनके बल पर वो खड़ी है उन्हीं को इग्नोर कर रही है। बिहार में जेडीयू आरजेडी के बल पर ही कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस पार्टी ने इग्नोर किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तो पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया, परंतु उस प्लेटफॉर्म पर आने के बाद कांग्रेस अपने आप को सुप्रीमो समझने लगी और इनको इग्नोर करके कांग्रेस चल रही थी, जिसका ये परिणाम हुआ कि 3 राज्यों का रिजल्ट उनके विपरीत गया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा मीटिंग बहुत जल्दबाजी में बुलाई गई, इसलिए कई नेताओं के लिए आना मुमकिन नहीं था और मीटिंग को टालना पड़ा। मैंने उनकी नाराजगी तो कहीं नहीं सुनी, उनकी ये जरूर सुना कि उनके प्री अरेंज प्रोग्राम्स हैं वेस्ट बंगाल में, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, छोटा राज्य नहीं है,
बड़ा राज्य है, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है तो वो नहीं पहुँच पाएंगी। तो उसी के चलते सबसे जो पूछा गया कौन पहुँच पाएगा, तो संख्या कम हो रही थी, तो हम सोचा कि अब आना बात तो आगे बढ़ानी है। कमिटीज़ बनाई हुई हैं, कमिटीज़ पहले चर्चा करें, फिर लीडर्स आकर उसको स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देंगे। तो क्या सिर्फ नेताओं की अनअवेलेबिलिटी के चक्कर में इसको आगे पोस्टपोन किया गया? एब्सोल्युटली, शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग बुलाना, सबके अपने अपने प्रोग्राम्स हो जाते हैं, 15-20 दिन पहले के बने होते हैं, उसको रीअरेंज करने में दिक्कतें होती हैं। तो उसके चलते इतने सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं, स्टालिन देख लीजिए आप, झारखंड के मुख्यमंत्री देख लीजिए आप, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री 2 हैं, उनको देख लीजिए, सबकी व्यवस्था होती है, तो इस वजह से रीअरेंज करेंगे डेट। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी के दूसरे एमपी संजय राउत ने अलग बात कही। उन्होंने कहा शॉर्ट नोटिस जैसी कोई बात नहीं थी, मीटिंग की तारीख पहले से तय थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद उद्धव ठाकरे को मीटिंग का न्योता दिया था। देखिए, आनन फानन में यह बैठक नहीं बुलाई गई है इंडिया गठबंधन की। आनंद फानन की बात नहीं है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही इस बैठक का आयोजन किया था और उससे पहले ही सभी को सूचित किया गया था। मुझे मालूम है कि चुनाव नतीजे आने से पहले ही 2 दिन पहले खड़गे साहब ने उद्धव जी से बातचीत की थी और खड़गे जी का ये कहना था कि चुनाव नतीजे आएंगे, वो नतीजे क्या है हम अभी बोल नहीं सकते, लेकिन हमको मिलना है सबको। तो आनंद फानन की बात मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। और खड़गे जी से पहले पार्टी के और बड़े नेताओं ने भी हमसे संपर्क किया था कि हम इस प्रकार की बैठक करने जा रहे हैं। मीटिंग पोस्टपोन होने को लेकर अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना कहा कि 4 राज्यों के चुनाव नतीजों का 2024 के इलेक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैंने आपसे अभी कहा फिर कहता हूँ कि जो परिणाम आए हैं आने वाले समय में इससे इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। अगर यही मानक हम मान लें कि लोग परिवर्तन चाहते थे, जिन प्रदेशों में सरकार बदली है और मध्य प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की परिस्थितियां दूसरी रहीं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह का अगर गठबंधन होता तो परिणाम दूसरा भी हो सकता था। लेकिन जो परिणाम इन प्रदेशों से आए हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जो सरकार में हैं उनसे जनता नाराज़ है या जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, तो आने वाले समय में भी परिवर्तन का वोट पड़ेगा। तो ये चिंता का सवाल बीजेपी के लिए है। आज उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि 4 राज्यों में जो नतीजे आए हैं उसमें अलायंस नहीं हारा, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी साथ मिलकर लड़ी ही नहीं, सब अलग अलग लड़े। लेकिन अगर कोई पार्टी फेल हुई तो वो कांग्रेस है। इंडिया अलायंस फेल नहीं हुई, कुछ हद तक कांग्रेस नाकामयाब है। तो मैं इसको इंडिया अलायंस की नाकामयाबी या इंडिया अलायंस का हार नहीं समझता हूं, क्योंकि अलायंस के तौर पे हमने लड़ा नहीं। अब आगे जाके इंडिया अलायंस को जो थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है इस वजह से, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई, उसको किस तरह दुरुस्त किया जाएगा वो आगे जाके देखना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, लालू यादव ने उसे खारिज कर दिया। लालू ने कहा कांग्रेस न फेल हुई न कमजोर हुई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में कमी रही, जिसकी वजह से कांग्रेस की हार हुई। मानता कि कांग्रेस कमजोर हुई है देश भर में? कमजोर नहीं हुई। कांग्रेस में आपस में कुछ नेताओं में यही है मध्य प्रदेश को। आज चाहे इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच तकरार दिखाई दे रही हो, टकराव दिखाई दे रहा हो, लेकिन लोकसभा का चुनाव आते आते ये लोग फिर से इकट्ठा हो जाएंगे और इन नेताओं को जोड़ने वाला फेविकॉल है सीबीआई और ईडी के केसेस। विपक्ष के इन नेताओं को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई के केसेस में कमी आने वाली है। वो जानते हैं ये केसेस इन नेताओं के परिवारों पर हैं, इनके करीबियों पर हैं, इनके साथियों पर हैं
और जब जब ईडी और सीबीआई के केसेस का प्रेशर उन पर बनेगा तो ये लोग एक बार फिर से एकजुट हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान बिचौन आज दोपहर 1 बजे के आसपास आंध्र प्रदेश के समुद्री तट से टकराया। इस दौरान करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। जिस वक्त तूफान ने लैंडफॉल किया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में पूरी सावधानी बरती गई। समंदर के रास्ते से लोगों को दूर कर दिया गया, इसलिए तूफान की वजह से जान माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। लेकिन बारिश और बाढ़ की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात हैं। सिचुएशन यह है कि चेन्नई के तमाम इलाके पानी में डूबे हुए हैं, सड़कों पर पानी भरा है, घरों के अंदर भी पानी घुस गया है, हॉस्पिटल में भी पानी है, सबवे में पानी भरा है, कई जगह कारें पानी में डूबी हुई हैं। तमिलनाडु में चेन्नई के साथ साथ करीब 9 जिलों में जबरदस्त बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश तिरुवल्लुर में हुई, जहां 34 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। चेन्नई में करीब 24 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से कई लेक्स ओवरफ्लो कर गए। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 2 दिनों में इतनी बारिश हुई जितना बारिश के मौसम में 3 महीने में होती है। तेज हवाओं की वजह से काफी नुकसान हुआ, कई जगह पेड़ टूटकर गिर गए। जिन जगहों पर लोग बाढ़ की वजह से फंसे हुए थे, आज उन्हें रेस्क्यू किया गया। कई जगह तो घर की बालकनी से लोगों को नीचे उतारा गया। फिल्म स्टार आमिर खान भी इस बाढ़ में फंस गए थे। रेस्क्यू टीम ने उन्हें भी निकाला, जिसके बाद उनके एक साथी एक्टर ने इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया। चेन्नई में आज स्कूल कॉलेज बंद थे। एहतियात के तौर पर कल भी स्कूल कॉलेज में छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि कल भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि तूफान का असर कल सुबह तक खत्म हो जाएगा। सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि और ज्यादा नुकसान ना हो, तूफान जल्दी खत्म हो, तमिलनाडु में लाइफ नॉर्मलाइज हो। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।